नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और कई दिनों की जद्दोजहद के बाद जो आज आपको खबर दिखाएंगे, उस खबर पर आज आपको बताएंगे कि कैसे शिवराज सिंह चौहान जो हैं मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब विभागों का बंटवारा करेंगे। तो जद्दोजहद अब खत्म हो गई है। शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो अपने विभागों का बंटवारा करने वाले हैं और इसको लेकर आपको दिखाते हैं कैसे इसमें क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो अब तक हुई और आगे क्या कुछ विभागों में किसको कौन सा विभाग मिल सकता है, जिसकी संभावनाएं जो हैं वो जाहिर की जा रही हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में उठने वाला है पर्दा। किस मंत्री को मिलेगा कौन सा विभाग? जल्द होने वाली है सूची जारी। कौन सा मंत्री संभालेगा कौन सा विभाग? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए नए मंत्रियों का विभाग वितरण जी का जंजाल बन गया था। पहले मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हुई और उसके बाद अब विभागों के वितरण में भी मंत्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा था। करीबियों को मिलेंगे मलाईदार विभाग। इसकी वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया बताए जा रहे थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो अपने करीबियों को मलाईदार विभाग दिलवाना चाहते थे। मध्य प्रदेश में इस वक्त 33 मंत्री हैं, जिनमें से 28 मंत्रियों ने 2 जुलाई को मंत्री पद की शपथ ली थी। ये मंत्री 2 जुलाई के बाद से बिना विभाग के हैं। 5 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें अप्रैल माह में शपथ दिलाई गई थी और उनके पास अब विभाग हैं। विभाग को लेकर खींचतान ऐसी है कि 28 मंत्रियों को शपथ दिलाने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने इस मसले का हल निकालने दिल्ली भी गए। वहां 2 दिन तक रहने के बाद भी नतीजा कुछ नहीं निकला तो वापस भोपाल आ गए और लगातार यही कहा जा रहा था कि विभागों का वितरण जल्द हो जाएगा। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक सुबह रखी गई थी, लेकिन विभागों का वितरण नहीं होने की वजह से इसे शाम को कर दिया गया। लेकिन शाम तक जब भी फैसला नहीं हो पाया तो इसे स्थगित कर दिया गया। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे को लेकर कई दिनों से जद्दोजहद जारी थी। इसी बीच राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा है कि वो रविवार को मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। विलंब क्यों हो रहा है? वो मेरा काम है। आपने कहा है कि आप आज ग्वालियर में कह रहा हूँ, कह दूं? कल कर दूंगा। सिंधिया के करीबियों को कांग्रेस वक्त के विभाग। समझा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने करीबी मंत्रियों को परिवहन, राजस्व, वाणिज्य कर, जल संसाधन, महिला एवं बाल विकास, अबकारी जैसे विभाग दिलाना चाहते हैं, क्योंकि शिवराज के मंत्रिमंडल में सिंधिया के 11 नेता मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। वहीं भाजपा उन्हें वो विभाग देने को तैयार है जो उनके पास कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के वक्त थे। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके भाजपा की सरकार बनवाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी कीमत वसूलना चाहते हैं। इसी वजह से भाजपा नेतृत्व ने भी विभागों की सूची को अब तक हरी झंडी नहीं दी थी, क्योंकि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अभी किसी भी तरह से सिंधिया से नाराज नहीं करना चाहता। इसलिए अब रविवार को विभागों का बंटवारा हो जाएगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एनबी न्यूज। किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, इसको लेकर चर्चाओं का दौर भी जारी है, लेकिन विभाग बंटवारे की सूची जल्द ही आने वाली है। कहा यह भी जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे वाले विधायकों को मलाईदार विभाग मिलने की संभावना है। देर आए दुरुस्त आए, अपने साथ विभाग बांटकर लाए। मध्य प्रदेश में 28 मंत्रियों ने ली थी शपथ। 2 जुलाई के बाद अब इंतजार खत्म। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को ध्वस्त करके भाजपा ने सत्ता हासिल की है। कमलनाथ की सत्ता को उखाड़कर शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। 2 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। इस दौरान कुल 28 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिसमें भाजपा के 16, सिंधिया के 9 समर्थक और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए 3 नेता शामिल किए गए हैं।
भाजपा की सरकार के गठन के बाद और शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के 72 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था और अब 12 जुलाई को मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा होगा। मध्य प्रदेश में अब मंत्रियों के विभागों के बंटवारों को लेकर रशाकसी चल रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में इस संबंध में निर्देश मांगे थे। चौहान ने 1 जुलाई को ट्वीट कर लिखा था, जब समुद्र में मंथन होता है तो शिव पूरे जहर निकल जाते हैं। ये ट्वीट शिवराज सिंह चौहान ने बहुप्रतीक्षित विस्तार के एक दिन पहले आया था। इस ट्वीट में चौहान की मजबूरी दिखती थी कि उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया की मांगों के आगे समझौता करना पड़ रहा था। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद 28 नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं हो पाना भी चौहान की इस दुविधा को दिखाता है। ये उस रस्साकशी को भी खुलकर दिखाता है जो मूल बीजेपी और कांग्रेस से बेदखल कर आने वाले नेताओं के बीच जारी थी। कहां फंसा था पेच? दरअसल कमलनाथ सरकार में सिंधिया खेमे के पास स्वास्थ्य, राजस्व, महिला एवं बाल विकास, स्कूली शिक्षा, परिवहन, श्रम और खाद्य विभाग थे। बताया जा रहा है कि सिंधिया ये विभाग अपने मंत्रियों को दिलवाना चाहते हैं। इन विभागों के अलावा कुछ अन्य अहम विभागों पर भी सिंधिया और उनके सहयोगी मंत्रियों की निगाहें हैं। दरअसल पहले विस्तार में उनके करीबी तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को कमलनाथ सरकार की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण विभाग मिले थे। वहीं नगरीय विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, महिला एवं बाल विकास, परिवहन, वाणिज्य कर, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक, स्कूली शिक्षा, उद्योग और जल संसाधन विभाग को लेकर पेंच फंसा हुआ था। मुख्यमंत्री इनमें से कुछ विभाग नए मंत्रियों को देने पर तो सहमत थे, लेकिन कुछ विभाग वरिष्ठ मंत्रियों को, जिनमें गोपाल भार्गव, जगदीश देवड़ा, विजय शाह, भूपेंद्र सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया जैसे नेताओं को देना चाहते हैं ताकि संतुलन बना रहे। 23 मार्च की रात शिवराज सिंह चौहान ने ली थी मुख्यमंत्री पद की शपथ। राज्य की सत्ता में हुए बदलाव के बाद शिवराज ने 23 मार्च की रात मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया था। इसी दौरान मंत्रिमंडल के गठन की कयासबाजी हालांकि जारी थी। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी आए नेताओं को भी मंत्रिमंडल में स्थान देने की बड़ी जिम्मेवारी और जवाबदारी थी। 29 दिन बाद मंत्रिमंडल का गठन किया गया। इस छोटे मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय, राजनीतिक और जातीय समीकरण के संतुलन की तस्वीर साफ नजर दिखती रही। किसको मिला कौन सा विभाग? नरोत्तम मिश्रा, गृह और स्वास्थ्य विभाग, तुलसी सिलावट, जल संसाधन, कमल पटेल, किसान कल्याण, गोविंद सिंह राजपूत, खाद्य नागरिक आपूर्ति, मीना सिंह, आदिम जाति कल्याण। अब देखने वाली बात होगी कि रविवार 22 जुलाई को होने वाले विभागों के बंटवारे में किस मंत्री को कौन सा विभाग शिवराज सिंह चौहान देते हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। तो आपने देखा कि क्या कुछ मध्य प्रदेश की राजनीति में होता आ रहा है और अब जो है वो विभागों का बंटवारा जो है वो हो जाएगा। और हमारे साथ इस मसले पर ज़्यादा बात करेंगे हम कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नेता यदुनाथ सिंह तोमर से। तोमर साहब, बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों और जो चैनल से जुड़े हुए दर्शकगण हैं उन सभी को नमस्कार। बताएं तोमर साहब, किस तरह से देखते हो? एक तो पहले विभागों के बंटवारे को लेकर देरी, इतने दिन हो गए, 2 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया था। किस तरह से देखती है कांग्रेस, क्यों इस तरह से भाजपा देरी कर रही है? क्या है कि भाजपा की देरी इसलिए हो रही है, एक अनार 100 बीमार वाली हालत हो गई है जी। सब जो भाजपा में इस समय जो गुटबंदी है, सिंधिया का गुट है जी, वो चाहता है कि महत्वपूर्ण विभाग हमको मिल जाए जी। शिवराज सिंह जी चाहते हैं कि महत्वपूर्ण विभाग हम अपने पास रखें जी, ठीक है ना जी। और जो अन्य ग्रुप हैं, चाहे वो नरोत्तम जी का हो जी, नरेंद्र सिंह जी का हो, गोपाल भार्गव जी का हो जी, सुहास भगत जी का हो, सभी लोग, या पीटी शर्मा जी का हो जी, सभी लोगों का यही वो है सोचना कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे डिपार्टमेंट हम लोगों के पास हो जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की शुरू से नीति रही और सिंधिया समर्थकों की भी यही नीति रही, लूट, भ्रष्टाचार, जनता के विकास और जनता के जन भावनाओं के उत्थान के लिए कोई बात नहीं करते। ये लोग सिर्फ अपने बात के लिए बात करते हैं और इसीलिए मलाईदार विवाहों को चाह रहे हैं।
वरना क्या कारण है, जब जन सेवा हमारा उद्देश्य हो तो कौन सा विभाग हमको मिला उसी विभाग के अंदर जनता की भावनाओं के अनुरूप हम काम करें और जनता की सेवा करें। लेकिन ये उद्देश्य नहीं है इन लोगों का। इन लोगों का उद्देश्य मध्य प्रदेश की में कुछ भी होता रहे, लेकिन इनका घर का, इनका परिवार का, इनके रिश्तेदारों का, इनके कुनबों का पेट भरता रहे। यदि ऐसा नहीं होता तो चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिराने का षड्यंत्र शिवराज जी नहीं कर सकते। सिंधिया से मिलकर सिंधिया गद्दारी नहीं करते, न धोखेबाजी करते। जो चुनी हुई सरकार कमलनाथ जी की काम कर रही थी वो बेहतरीन काम होता। कमलनाथ जी ने अंकुश लगाया कि भाई तुम लोग अच्छा काम करो, तो सिंधिया जी को जरा बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि मेरा मान नहीं हो रहा, सम्मान नहीं हो रहा। जिन चीजों के मान और सम्मान के लिए बात करके सिंधिया जी बाहर गए, आज सिंधिया जी का कौन सा मान और सम्मान हो रहा है? तो अब वो लोग सड़क पर क्यों नहीं आ रहे? सिंधिया जी कमलनाथ जी के विरुद्ध तो सड़क पे आ रहे थे जी। तो ये मंत्रिमंडल में जो बंटवारा उसका नहीं है कि मंत्रिमंडल का कोई एक जनता की सेवा के उद्देश्य से लिए रोक रहे हैं। ये अपने स्वतः के उद्देश्य के लिए मंत्रिमंडल को टाल रहा है कि उसके जो वो रहते हैं ना, उनको विभागों को बंटवारे को टाल रहे हैं। जी, तो आपको क्या लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो अपने विभागों की अपने मंत्रियों के लिए जो विशेष विभागों की मांग की थी, शायद उस वजह से ये लेट लतीफी हुई है? बिल्कुल। ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते, मैंने बताया ना कि वो चाहते मेरे पास आ जाए, शिवराज जी चाहते मेरे समर्थक बन जाए जी, नरोत्तम जी के समर्थक चाहते मेरे बन जाए। इनमें यही अभी ये असमंजस जो है सभी में है। सब अपने अपनी वो चला रहे हैं कि हमारा हुकूमत बनी रहे जी। जन सेवा उद्देश्य नहीं है। मैंने क्या कहा कि ये अली बाबा 40 चोरों की चौकड़ी जुड़ गई है जी। 15 साल तक पहले लूट मचाई, जनता ने त्रस्त होकर कांग्रेस की सरकार बनाई जी, और सिंधिया के धोखेबाज समर्थकों ने मिलकर जनमानस का अपमान करके वो सरकार गिरा दी और एक सरकार बना ली जी। जो भ्रष्टाचार की कम पे बनी हुई सरकार है, मोल भाव पे बनी हुई सरकार है, मिलावटखोर की सरकार है। तो ये मिलावटखोर का काम कितने दिन चलेगा वो तो देखना होगा। क्योंकि जो गद्दारी और धोखेबाजी एक बार करता है किसी पार्टी से वो कभी भी कर सकता है। तो सिंधिया जी इनके साथ कितने दिन रहते हैं ये देखने की बात है। तोमर साहब, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहे। हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक मामलों के जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के मिश्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू। अच्छा, के मिश्रा साहब, जिस तरह से ये विभागों के बंटवारे को लेकर देरी हुई है, क्या लगता है आपको, क्या ये वजह रही? मैं सुन नहीं पाया, फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए। जिस तरह से रविवार को विभागों का बंटवारा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार में जिस मंत्रिमंडल का विस्तार 2 जुलाई को किया गया था, उस विस्तार के बाद अभी विभागों का बंटवारा जो है वो कल होने वाला है रविवार को। तो क्या वजह लगती है आपको मिश्रा साहब, क्यों लेट लतीफी हुई है? नहीं, देखिए, लेट लतीफी के पीछे एक रीजन ये है कि वहां पे अपनी सरकार बनाने के लिए सिंधिया जी का इनके पास आना बहुत जरूरी था जी। तो पहला जो पॉइंट है उन्होंने, यानी कि पहला जो लक्ष्य था, उन्होंने बीजेपी के ऐसे को हासिल किया। अब लेट लतीफ होने का रीजन ये है कि उसी बीच में पहला तो ये है कि कोविड आ जाने के कारण बहुत सारी एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई जी। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम में जब ऐसी सरकार हो, यानी कि एक तरीके से आप ये मानिए कि सिंधिया जी ने जैसे बाहर सपोर्ट किया है जी, हाँ, जब इस तरह की कंडीशन होती है तो वहां पे सबसे टिपिकल काम होता है मंत्रिमंडल का विस्तार, विभागों का बंटवारा जी। क्योंकि लगभग हर आदमी की, हर नेता की, हर खेमे की अपनी महत्वाकांक्षा होती है और उसको पूरा करने में, चाहे वो सीटों का बंटवारा हो चुनाव के पहले, चाहे विभाग का बंटवारा हो, मंत्रिमंडल का कौन मंत्री बनेगा, किनको कौन सा विभाग मिलेगा जी, ये बहुत व्यक्तिगत चॉइस होती है। देखिए, अघाड़ी सरकार जब बनी थी तो वहां पे भी बात इसी मुद्दे पे आ गई थी कि किसको कौन सा गृह मंत्री कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा जी। बीजेपी के साथ भी जब महाराष्ट्र बात चल रही थी तब भी यही था। आप उठा के देख लीजिए, जब भी कुछ इस तरीके की सरकारें बनी हैं जहां पे पर्टिकुलर एक कंपोनेंट का सपोर्ट किया गया जी, तो ये दिक्कत होती है क्योंकि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, पॉलिटिकल एम्बिशंस वहां पे टकराती है। टेक्निकल रीजन सिर्फ ये है कि जितने भी खेमे हैं
जितने भी दे हैं वहां पे जो सरकार को बनाएंगे, जिनसे मिलकर सरकार बनने का पूरा फाइट चार्ट कंप्लीट होता है। हर से अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस होते हैं, पॉलिटिकल टारगेट होते हैं। हर बड़ा हर खेमा कोशिश करता है कि उसके टारगेट पूरे हो। तो ये क्लैशेस ऑफ पॉलिटिकल एम्बिशन है, धड़े हैं। जी अच्छा, मिश्रा साहब आप हमारे साथ फोन पर लाइन पर बने रहे। हमारे साथ युद्धनाथ सिंह तोमर कांग्रेस के नेता भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। तोमर साहब आपसे पूछना चाहूंगा, आपने जो अभी मंत्रिमंडल में जब विस्तार हुआ था मंत्रिमंडल का मार्च के बाद, अब जाकर दूसरी बार शिवराज सिंह चौहान ने जब किया, तो आपने सवाल उठाया कि 33 जो मंत्री बनाए गए हैं तो उसको लेकर अब क्या करेगी कांग्रेस? मंत्री बनाए गए उसका जो सवाल है उसकी कानूनी राय लेके जो हमारे बड़े प्रदेश स्तर के जो बड़े नेतृत्व है वही निर्णय देगा कि इस पर क्या किया जाए जी। और वैसे तो उन्होंने न्याय के विरुद्ध काम किया है जी कि मंत्रिमंडल का गठन 15% होना चाहिए था जी, और जितने चुने हुए विधायक होते हैं मौजूदा विधायक संख्या के आधार पर होता है जी, लेकिन उन्होंने 230 विधायकों के आधार पर किया है जी, जो असंवैधानिक है। उनको कुछ नीतियों को पालन करना चाहिए, लेकिन भाजपा इन चीजों को कहाँ मानती है। जी, नीति, नियम और संविधान जी का मखौल उड़ाना भारतीय जनता पार्टी का काम है, जो वो कर रही है। जी। तो उसी का यही है कि अब तो जैसा कि जब संवैधानिक स्थितियों को पालन न करने पे जब सरकारें खुल जाए, तो तोमर साहब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद अब विभागों का बंटवारा भी होने वाला है, तो कांग्रेस कब कानूनी कार्रवाई करेगी इस तरीके से? तो ये काम उसके विधि विशेषज्ञ होते हैं ना, जी जी, हमारी पार्टी के वो जो सलाह देंगे उसके अनुसार किया जाएगा जी। ऐसा नहीं है कि कोई भी निर्णय ऐसे ले। कांग्रेस उस तरह का कार्य नहीं करती जी, जिसमें संविधान की किसी मर्यादा का उल्लंघन हो। जी। एक काम कर देगा, चाहे तो भारतीय जनता पार्टी का है जी, कि संविधान और मर्यादाओं का मखौल उड़ाते रहे। जी, कांग्रेस इस तरह का कोई काम नहीं करती। कांग्रेस का काम देश की सेवा, जी, जनमानस की सेवा, जनता जनार्दन के दुख सुख में हाजिर होना, ये सत्ता उसका मूल उद्देश्य नहीं है। यदि सत्ता मूल उद्देश्य होता तो अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग लड़ाई नहीं लड़ते, हम देश की आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ते। सत्ता हमारा मूल उद्देश्य नहीं, हमारा मूल उद्देश्य जनमानस की सेवा करना है। हमारे पार्टी के नेताओं का भी यही मूल उद्देश्य है। नहीं, आप देख लीजिए हमारे पार्टी के जो नेताओं की आर्थिक स्थिति देख लीजिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आर्थिक स्थिति देख लीजिए कि जो आर्थिक स्थितियां इनकी आज से 20 साल कहाँ पर थे, जिनपे मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, आज वो हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। जी, कहाँ से आया पैसा? कोई धंधा बिजनेस ऐसा कोई कर रहे हैं तो बताएं ये लोग, जी, एक का भी हो। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं जी, जी, जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं दूसरों पे, उनकी यदि संपत्ति की जांच करा दी जाए तो पता लग जाएगा कि भ्रष्टाचार कहाँ से हुआ। खनन माफिया, ड्रग माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, डीजल माफिया, सारों को शरण किसने दी? जी, 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन ने। जी, भाई यदि कांग्रेस ने गलती की तो कांग्रेस को जनता ने उतार दिया, हम सारी सरकार गिर गई। हमने कभी किसी की सरकार गिराने और बिगाड़ने का काम नहीं करते, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। तो तोमर साहब आप मानते हैं कि कांग्रेस ने गलती की है, जैसे आपने कभी अभी कहा कि उस वजह से हमारी सरकार गिर गई? बिल्कुल, यदि हम कभी गलती नहीं, सरकार हमारी गलती से नहीं गिरी। जी, सरकार गिरी धोखेबाजों गद्दारों के कारण। जी, कि कांग्रेस के हाईकमान ने ऐसे चोगले गद्दार और धोखेबाजों पर विश्वास कर लिया, उनको अपने पास बिठा लिया जिनकी हैसियत थी नहीं, तो पार्टी के शुभ चिंतक थे ही नहीं जी, खुद अपनी सत्ता के चिंतक थे, सत्ता के पुजारी थे। उन लोगों को आपने जनता जनार्दन का शुभ चिंतक बना दिया, ये कांग्रेस की गलती हो गई जी। इस कारण हमारे साथ जो गद्दारी हुई, जो धोखेबाज गद्दार जिनको पार्टी ने पाला पोसा, उनको अहमियत दी, विधायक बनाया, एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, वो लोग पार्टी को छोड़ के गए जी। भाई किसी भी मातृ संस्था में आप जिसमें आप जीवन ले रहे हैं, अपने माता पिता को कौन छोड़ता है जी? जो नालायक बेटा होता है वो ही अपने माता पिता को छोड़ता है। तो मैं भी यही बात मानता हूँ कि जो कदर्ज होता है, जो खुद गर्ज नहीं होता, वो ही अपनी पार्टी को धोखा देता है जी। कांग्रेस हमारी आन बान और शांति है और है जी।
अच्छा मिश्रा साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, इन्होंने आन बान और शान की बात की, तो इसके साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि जिन 33 मंत्रियों को लेकर जिनका मंत्रिमंडल का विस्तार जब हुआ था, तो 33 टोटल जो बनाए गए थे, पहले मार्च में 5 बनाए गए, उसके बाद 2 जुलाई को 28 नए बनाए गए, तो 33 को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। तो आप कैसे देखते हो अभी कांग्रेस की कार्रवाई को और भाजपा के मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे को? सवाल सरकार से पूछे हैं तो जी। विपक्ष में है वो पूछेंगे जी। लेकिन ये अमर्यादित तो नहीं है या संविधान के खिलाफ तो नहीं था, तभी तो उनकी सरकार चल रही है। आप कालांतर में विगत पास्ट में जाके देखिए, जी। कई स्टेट में या इवन केंद्र में भी जी। जंबो मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ है। जंबो मतलब मेंबर्स, जहाँ पे नंबर ऑफ मिनिस्टर्स या जो है उनको बहुत ज्यादा करना पड़ा। वो क्यों करना पड़ा? जी। कई दलों से या एक दल या एक से ज्यादा दल का सपोर्ट उसको लेना पड़ा, जी। जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी की, ताकि वो सरकार बन जाए। जी। अब जितने ज्यादा तक कंपोनेंट दल आपके साथ जुड़े हैं, जी। सबकी अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं होती हैं और जो सबसे बड़ा दल है उसकी जिम्मेदारी है वो पूरा करे। तो जी। जाने अनजाने में, मजबूरी में उनको बहुत ज्यादा विस्तार करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ जी। ऐसे ऐसे भी विभाग बन गए हैं, मैं भारत की बात बता रहा हूँ, जी। का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए कि ताकि उनका समर्थन मिलता रहे, जी। एक मिनिस्टर का पद उनको देना है, तो वो विभाग को, नए विभाग को क्रिएट करके दिया गया। तो अब जो ये चीज है कि 33 लोगों को बनाया, फिर क्यों बना रहे हैं, हो सकता है आगे और बनाए, तो ये राजनीतिक मजबूरी है कि सरकार बनी रहे, सरकार चलती रहे। जी। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जी। कहीं न सबसे बड़ा तक दल अपने सहयोगी दल के प्रेशर में होता है, जी। उसकी कंडीशन ऐसे होती है। आप एनडीए या यूपीए को देखिए, जी। अब कितने मतलब 25, 30, 35 पार्टियां इससे हैं, जी। और अगर कोई भी जीत जाए, एनडीए या यूपीए कोई भी जीते, तो देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होता है। क्योंकि हर घटक दल को जिसने सीट जीता है उनको कम से कम एक जो है मिनिस्ट्री का पोस्ट तो देना ही पड़ेगा। जी। तो वो अगर नहीं है तो एडिशनल बनाया जाता है। जी। जो है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। अब रही बात आरोप प्रत्यारोप, वो चलता रहेगा। देखना सिर्फ ये है कि ये संवैधानिक तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है। हालांकि जंबो गवर्नमेंट या जंबो मंत्रिमंडल को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, उसके कुछ रीजन है, इकोनॉमिक बर्डन वगैरह बहुत ज्यादा पड़ते हैं। अच्छा मिश्रा साहब, उपचुनाव भी होने वाले हैं, उसको लेकर आप कैसी स्थिति देखते हैं? क्योंकि 24 सीटें चाहिए 116 के लिए कांग्रेस को, और भाजपा को जितनी सीटें अभी उसके पास हैं, तो अगर बहुमत 116 का देखा जाता है, और अभी 92 सीटें कांग्रेस के पास हैं, तो ऐसे में उपचुनाव की स्थिति के क्या आप एक राजनीतिक तौर पर आंकड़े किस ओर देखते हैं? देखिए, क्लियर कट उपचुनाव का इंपॉर्टेंस केवल 2 चीजें। जी। सर, मार्जिनल विक्ट्री पे सरकार है जिसको 2-4 सीटें चाहिए बहुमत बनाने के लिए, और उतनी सीटें अगर उपचुनाव में वो जीत जाती है तो उसके सरकार की जो डामाडोल कंडीशन रहती है, जो रिस्क लाइन पे रहता है, वो बहुत बड़ा रिस्क लाइन खत्म हो जाता है, तो सरकार कॉन्फिडेंट हो जाती है। दूसरा रीजन ये है कि अगर सरकार ऑलरेडी बहुमत में है तो बाई इलेक्शन का परसेप्शन जो है हर पार्टियां अपने अपने हिसाब से लेती हैं कि जो पार्टी जीत गई वो बोलेगी देखो हम जीत गए, अगली बार हम ही सरकार बनाएंगे। जैसे यूपी में बाई इलेक्शन हुआ तो सपा बसपा ने बोला कि अब तो भाई अगले इलेक्शन में हम सरकार बनाएंगे, बीजेपी साफ हो गई। हालांकि उसके केवल 1-2 सीटों के परसेप्शन से पूरे नेशनल लेवल के इलेक्शन का परसेप्शन नहीं बनता है, लेकिन हाँ फॉर द टाइम एक पॉलिटिकल माइलेज जरूर मिलता है। तो तोमर साहब, आप मुझे बताएंगे कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं उपचुनाव को लेकर? कांग्रेस पार्टी सतह निर्णय लेती है, और जी। ऐसे निर्णय लेती है कि उसके पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी किसी भी बड़े नेता को चुनाव हरा सकता है। आपने कई जगह उदाहरण देखे होंगे, जी। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनको मैं यदि नाम लूंगा तो उसको बहुत टाइम लगता है। जी। और राज्यसभा जैसे जो मंत्रिमंडल में आप पूरे, मेरे हिसाब से, मेरी जहां तक जानकारी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जी। पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा पहली बार हुआ है जी। कि जिसमें पूरे मंत्रिमंडल में, जी। जो मंत्रिमंडल बना है 33 लोगों का, जी। उसमें 40% लोग जी। चुने हुए विधायक नहीं है। जी। यदि इनकी सेवा का भाव इतना ही अच्छा था
जी सिंधिया जी को सेवई का जन्म, सेवई का उद्देश्य था जी तो अपने लोगों को मंत्री बनवाने नहीं देता। चुनाव होता, चुनाव में जीत के आते तो बनवा देते मंत्री। जी अब लेकिन उनने जो धोखा दिया है, और भारतीय जनता पार्टी की देखिए नीति, देखिए जी कि यदि यही काम कांग्रेस ने किया होता तो कपड़े उतार के सड़कों पे घूम रहे होते। जी क्योंकि इनका काम प्रोपोगंडा फैलाना, बेमनस्ता वाली बातें करना, झूठ बोलना। कांग्रेस 24 घंटे 7 दिन चुनाव के लिए तैयार रहती है। जी। जो भी निर्णय होता है हमारी बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक की एक जी रणनीति होती है। वो रणनीति हमारे पास बनी हुई है जी और अपनी रणनीतियां कोई भी चुनाव दल किसी से शेयर नहीं करता है। जी जब ये चुनाव होगा उसमें हम बताएंगे कि हमारी रणनीति क्या है, हमारे प्रत्याशी कैसे जीत रहे हैं। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाएगी, धन बल, जनबल और जो बल है सब बल का प्रयोग करेगी। जी लेकिन भारत की जो जनता जनार्दन है, जो भारत की जनता, देश और प्रदेश की जनता हमेशा एक ऐसा निर्णय लेती है, वो धोखेबाजों को, गद्दारों को, भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को जी ठुकराती है। जी सत्ता ढंग से नहीं चलती। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की बुनियाद हमेशा अच्छे कर्मों से लिखी जाती है, जी। राजशाही से नहीं लिखी जाती लोकतंत्र। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा तोमर साहब। कमलनाथ साहब कहते हैं कि 20,23,000 किसानों का जो हम लोगों ने है वो ऋण माफ किया है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो पूरे ही नहीं किए। उन्होंने जिन 2 लाख तक रुपए वालों का जो जिन पे 2 लाख रुपए तक का कर्ज था उनको भी माफी करना था, वो भी नहीं किया। भैया जी एक बात कहूं कि शिवराज सिंह जैसा झूठा जी प्रदेश का आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। जी शिवराज सिंह जी ने कभी सत्य बोला ही नहीं। जी कमलनाथ जी ने फेस बनाया था, पहले फेस में 50,000 तक के जो कर्जे थे वो माफ हो गए। ऐलान हो गया था कि 2 लाख तक के कर्जे माफ हो जाएंगे, जी। सभी जगह संदेश दे दिया गया था। जी दूसरे फेस में 1 लाख तक के कर्जे माफ हो गए थे, जिसके प्रमाण पत्र उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आज मंत्री बने हुए बैठे हैं उन लोगों ने भी बांटे हैं, जी सिंधिया जी ने भी बांटे हैं। जी ठीक है जी और उसमें उनके मंत्रिमंडल के सदस्य कमल पटेल की धर्मपत्नी को भी मिला है लोन माफी। जी तो झूठ बोलने वालों के लिए तो कोई जवाब होता नहीं है जी कि हमको झूठ बोलना ही है। जी हम क्या है, कांग्रेस के लोग छोटा बयानबाजी नहीं करते। जी कमलनाथ जी ने जमीन पे काम किया, जी उन्होंने किसानों को, और तीसरे चरण में 1.5 लाख तक का कर्जा हो रहा था, चौथे में वो हो रहा था। जो जी। वादे किए जाते हैं, वादे का वचन पत्र जो होता है जी। वो 5 साल के लिए होता है, जी 13 महीने के लिए नहीं होता, जी 14 महीने के लिए नहीं होता, जी। 2 साल के लिए नहीं होता। यदि कमलनाथ जी की सरकार को सिंधिया जी ने नहीं गिरवाया होता तो बादों में से अभी बहुत चीजें पूर्ण हो चुकी होती जी कि जैसे 300 रुपए वाला बस्ता था जो विधवाओं का, वो बढ़ा दिया गया था, जी बेरोजगारी का वो दे दिया गया था, जी। शादी ब्याह के लिए जो 21,000 थे वो 51,000 कर दिए गए थे। कई ऐसी चीजें थी, रोजगार के लिए सारे साधन जुटाए जा रहे थे, बड़े बड़े इंस्पेक्टर आ रहे थे, सबको ध्वस्त कर दिया। क्योंकि आप भी जानते हो किसी भी कार्य को करने के लिए, अच्छे कार्य को, जी तो थोड़ा टाइम लगता है। जी बुरा काम तो एक दिन में हो जाता है। एक अपन मकान बनाते हैं, मकान बनाने में कम से कम 90 दिन लगते हैं, जी। अच्छा मकान बनाते हैं, क्योंकि उसके जो शटरिंग वटरिंग का जो टाइम पीरियड होता है उसका पालन करते हैं तो कम से कम 90 दिन तो लगते ही लगते हैं। जी तोड़ने में 90 मिनट लगते हैं भाई साहब। जी तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ढांचा, संस्था के ढांचे थे उनको तोड़ने के लिए ही काम किया है। जी। तोड़ने के लिए अभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें हम अपने आप में गर्ववंती महसूस करें। तो भारतीय जनता पार्टी एक एजेंडे के रूप में काम करती है, उसको मतलब ही नहीं है जनता से। भाई उनको मतलब अपने से कि हम शक्तिशाली होंगे, जनता कमजोर रहे, गरीब रहे, निराक्षर रहे, साक्षर हो ही नहीं पाए। क्योंकि जो जब साक्षर होगी तो हम तो सवाल करेगी, जब उसको ज्ञान ही नहीं होगा तो हम सवाल क्या करेगी। तो हमारी जनता का शोषण करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है और रहेगा, और
चलता रहेगा। तोमर साहब, हम कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी फोन लाइन पर लिया जाए, क्योंकि हम लोग लगातार 1 घंटे से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि शिवराज सिंह चौहान जो है झूठे मुख्यमंत्री हैं, फिर वो इतनी बार सीएम कैसे बन गए? क्यों जनता उन पर बार बार भरोसा दिखा देती है? मैंने कब कहा? सीएम बनने के बाद जनता ने तो हराया था, किसी और ने हराया था? जी, शिवराज सिंह को किसने हराया भाई? ऐसे तो हमारे कांग्रेस के सीएम बनते रहे, हमको किसने हराया? 10 साल दिग्विजय सिंह लगातार रहे, दिग्विजय सिंह जी की सरकार को किसने हराया? जनता ने हराया। शिवराज सिंह की सरकार को किसने हराया? जनता ने हराया। लेकिन जनता ने हमको जब हराया तो इस जनादेश का हमने सम्मान किया, और इनको जब हराया तो उन्होंने इस जनादेश का अपमान किया और अवैधानिक तरीके से, भ्रष्टाचार से, पैसे की ताकत से 50-25 जो भी ने किया हो उनको खरीद कर अपने पाले में कर लिया। नहीं, क्या कारण था? यदि आपने खरीदा नहीं था, बेचा नहीं था, तो उनको मंत्री बनाने की क्या शर्त थी? चुनाव जिता के मंत्री बनाए थे। शिवराज सिंह में भी कम की नैतिकता थी तो। जी, तो तोमर साहब, जिस तरह से कर्ज माफी को लेकर या बाकी मसलों को लेकर भाजपा सवाल उठा रही है आप पर, तो आप उनके मैनिफेस्टो के किए हुए वादे क्यों नहीं याद दिलाते? उनके वादे हम लोग, देखो क्या है, वो गाल बजाते, हम गाल नहीं बजाते। हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता को सब पता है जी, कौन क्या है, कैसे है जी। अभी जो चुनाव होंगे उसका रिजल्ट आएगा, उसमें सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यदि हमने कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा किया हुआ तो सजा हमको मिलेगी। और यदि भारतीय जनता पार्टी ने और सिंधिया ने जनता के साथ धोखा किया है, गद्दारी की है, तो इन धोखेबाज, इन गद्दारों को सजा जनता अवश्य देगी, अवश्य देगी, अवश्य। अच्छा तोमर साहब, एक अंतिम सवाल लूंगा। 20 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, क्या कुछ मसले विधानसभा में कांग्रेस जो है उठाने वाली है? जो मसले रहते हैं उसका फैसला हमारा विधानमंडल का दल करता है। दल जो विधायक दल होता है ना, उसमें फैसले आते हैं। उस फैसले का लेने की जानकारी देने का काम मेरा नहीं है। उस काम के लिए यदि आपको जानकारी देनी है तो हमारे जो आदरणीय नेताजी हैं, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष भी हैं और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, कमलनाथ जी से ले सकते हैं आप, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से ले सकते हैं, आदरणीय अजय सिंह जी राहुल भैया से ले सकते हैं, आदरणीय अरुण यादव जी से ले सकते हैं। जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो तय करते हैं कि हमको किन किन मुद्दों पर बात करनी है। कांतिलाल भूरिया जी से ले सकते हैं, सुरेश पचौरी जी से ले सकते हैं। जो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, चलो हम कोशिश करते हैं कि उनसे संपर्क किया जाए कि विधानसभा में कौन कौन से मसले जो हैं वो उठाए जाएंगे। बहरहाल युवराज सिंह तोमर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कुछ अहम सवालों के जवाब देने के लिए। तो आपको बता दें कि इस वक्त मध्य प्रदेश में काफ़ी मंत्रियों में शायद खुशी की लहर भी होगी, क्योंकि विभागों का बंटवारा हो चुका है लगभग। बस सूची आनी जो एक बन चुकी है लिस्ट, वो आने बाकी है और मंत्रियों के नाम अनाउंस होने बाकी हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग सौंपा गया है। क्योंकि 5 मंत्रिमंडल जो है मध्य प्रदेश का 33 मंत्रियों का, उसमें से 5 को पहले ही विभाग बांटे जा चुके हैं और अभी जो बाकी के बचे हुए लोग हैं, 28 जो नेता मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, उनके विभागों की सूची लगभग तैयार है। नाम कल सुबह या कल दोपहर तक शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ग्वालियर में जैसे उनका बयान आया है वहां पर ऐलान कर दिया जाएगा, उनको विभाग सौंप दिए जाएंगे। और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और उसके बाद देखेंगे कि जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर राजनीति क्या कहती है। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
चलो देर आए दुरुस्त आए और अपने साथ विभाग भी बांट लाए। बता दें कि 2 जुलाई को मध्य प्रदेश में 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी। अब देखने वाली बात होगी कि रविवार 22 जुलाई को होने वाले भागों के बंटवारे में किस मंत्री को कौन सा विभाग सीएम शिवराज देते हैं। पर दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजनीति में अब उपचुनावों को लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों पर है। लेकिन 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। वहीं ग्वालियर और जो चंबल पर बेल्ट है उसमें सबकी जो है नजरें बनी हुई हैं। क्या स्थिति है वर्तमान में उपचुनाव को लेकर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट से। मध्य प्रदेश उपचुनाव राह क्यों है मुश्किल। बीजेपी की तुलना में कांग्रेस कहां है बेहतर। मध्य प्रदेश में 24 सीटों के उपचुनाव की बिसात बिछ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों के लिए प्रभारियों की भी नियुक्ति कर दी है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस चुनाव की अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस के पक्ष में सीटों का समीकरण करने के लिए वह रणनीति तय करने में जुटे हैं। कमलनाथ के करीबियों का मानना है कि ये उपचुनाव ही सत्ता में वापसी का आखिरी विकल्प है और शिवराज के हिसाब से बराबर करने का मौका भी। कमलनाथ हल सियासी चाल चल रहे हैं। ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया के बेहद करीबी रहे बालेंदु शुक्ला की कांग्रेस में घर वापसी कराने के पीछे कमलनाथ की सोची समझी रणनीति बताई जाती है। कमलनाथ को उम्मीद है कि बालेंदु शुक्ला सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में कांग्रेस को कुछ फायदा पहुंचाएंगे। कमलनाथ बोले, महाराजा मामा और चाय। पीएम मोदी को भी लपेटा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की हलचल तेज हो गई है। 7 जुलाई को धार के बदनावर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को निशाने पर लिया। उन्होंने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा। कमलनाथ ने कहा कि मैं ना महाराज हूँ, मैं टाइगर भी नहीं हूँ, मैं मामा भी नहीं हूँ, मैंने चाय भी नहीं बेची, मैं सिर्फ कमलनाथ हूँ। मैं महाराजा नहीं हूँ, मैं टाइगर नहीं हूँ, मैं मामा नहीं हूँ, मैंने चाय नहीं बेची कभी, मैं कमलनाथ हूँ। और मैंने प्रयास किया कि एक नई शुरुआत करें। कौन टाइगर है कौन टाइगर नहीं है ये मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी कि कौन दिल्ली है कौन चुआ है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 8 जुलाई को विभिन्न मुद्दों पर बोलते हुए कमलनाथ को भी इसी तरह निशाना साधा था। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री भी है और अध्यक्ष भी वही है। वैसे तो 2-3 साल से वो ही रहे हैं। आज वो कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। मैं अब इसी पर सवाल पूछना शुरू कर रहा हूं। आज मैं उनसे 3 सवाल पूछ रहा हूं। कांग्रेस इसका जवाब दे, कांग्रेस के अध्यक्ष इसका जवाब दें। मेरा पहला सवाल है, क्या ये सही है कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र की कंडिका 1.1 में ये नहीं कहा था कि सभी किसानों का रुपए 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे, इसमें सहकारी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत कर्ज शामिल रहेगा। सवाल नंबर 2, जब ये कहा था कि सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों का
कालातीत और चालू ऋण कर्ज माफ किया जाएगा, तो फिर उन्होंने सरकार बनने के बाद केवल अल्पकालीन फसल ऋण माफ किए जाने की योजना ही क्यों बनाई? क्या यह वचन भंग नहीं है? क्या यह धोखा नहीं है? क्या यह यू टर्न नहीं है? और तीसरा सवाल मैं उनसे पूछ रहा हूं, क्या उन्होंने वचन पत्र में ऋण माफी के लिए कोई तारीख नियत की थी कि फलानी तारीख तक का? 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इसमें 22 सीटें कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देने और 2 सीटें विधायकों के निधन से खाली हुई हैं। स्पष्ट बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 116 है। मौजूदा समय भाजपा के पास 107 विधायक हैं, तो कांग्रेस के पास इनकी संख्या 92 है। इस प्रकार देखें तो शिवराज सिंह चौहान सरकार को स्पष्ट बहुमत के लिए सिर्फ 9 सीटों की जरूरत है, तो कांग्रेस को 24 सीटों की 24 सीटें चाहिए और उसे वो जीतनी होंगी। ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि कांग्रेस के लिए उपचुनाव में क्लीन स्वीप टेढ़ी खीर है। इस प्रकार उपचुनाव के भरोसे कमलनाथ सरकार की सत्ता में वापसी मुश्किल ही दिख रही है। ग्वालियर चंबल बेल्ट पर सबकी नजर। जिन 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें से 16 ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हैं। ये वही इलाका है जहां कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया का वर्चस्व माना जाता है। बीजेपी सिंधिया के कारण इस्तीफा देने वाले कांग्रेस के विधायकों को फिर से लड़ाकर सीटें हासिल करने की जुगत में है, तो कांग्रेस सीटों को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। कांग्रेस के नेताओं की ओर से विधायकों के विश्वासघात की दुहाई देकर जनता से उन्हें सबक खाने की अपील की जा रही है। सूत्रों का ये भी कहना है कि यूं तो उपचुनाव में सत्ताधारी भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जाती है, लेकिन 5 सीटों पर भाजपा को कांग्रेस से ज्यादा अपनों से चुनौती मिल रही है। इसमें देवास जिले की हाटपिपलिया, इंदौर जिले की सांवेर, ग्वालियर जिले की ग्वालियर, रायसेन की सांची और सागर जिले की सुर्खी सीट है। यहाँ भाजपा के कुछ स्थानीय नेताओं के बीच अंतर्कलह की स्थिति उभर कर सामने आ रही है। ऐसे में कांग्रेस भाजपा के अंदर खाने मचे संघर्ष का फायदा उठाने की कोशिश भी कर सकती है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि जब चुनाव होंगे तब किसके खाते में कितनी सीटें जाती हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। मैं टाइगर नहीं हूं, मैं मामा नहीं हूं, मैंने चाय नहीं बेची कभी, मैं कमलनाथ हूं और मैंने प्रयास किया कि एक नई शुरुआत करें। तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब काफी जद्दोजहद के बाद विभागों का बंटवारा होने वाला है। इस पर और अधिक चर्चा करेंगे हमारे राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी से। त्रिशूल जी, बहुत बहुत स्वागत है। त्रिशूल जी, आपसे मैं सवाल सबसे पहले यही लेना चाहूँगा कि आज जो खबर निकल कर सामने आई है कि रविवार को विभागों का बंटवारा हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है किस मंत्री को कौन से विभाग मिलने की संभावना जताई जा रही है? देखिए, अगर ये खुलासा कहीं भी होता है जी, तो निश्चित रूप से एक बात मानिए कि जो कहीं जिस तरह से जो लोग टीम तैयार कर रहे हैं जी, इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है वो विनय सहस्त्रबुद्धे की है, जो कि प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, और उनके साथ सुहास भगत जो कि वहां पर प्रदेश संगठन मंत्री है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वही अगर आप पूरी तरह से पूरे राजनीतिक परिदृश्य को समझेंगे जी, तो चंबल अंचल से 2 बड़े नाम मध्य प्रदेश की राजनीति में आते हैं जी। एक नाम है कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का जी, और दूसरा नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का जी। दोनों ही बड़े नाम हैं और दोनों ही चंबल अंचल से आते हैं। इसी चंबल अंचल में 17 सीटों पर चुनाव होना है जी, और उपचुनाव होना है। और वहीं से अगर मान लीजिए इंदौर और वहां की इंदौर और जो अलग सीटें हैं, अगर उन सारी सीटों को छोड़ दिया जाए
तो यहाँ से कहीं कांग्रेस को भी जितनी आशा है, बीजेपी को उससे ज्यादा आशा है कि इन्हीं सीटों से जो एक बहुमत का गणित है वो कहीं निकलना है जी। तो इस बहुमत के गणित को निकालने के लिए पूरा फोकस जो है, अभी जो ये कहा जा रहा है कि सिंधिया के जो खेमे को मिलेंगे मलाईदार विभाग या ये जो सब बातें हैं, इसका सबसे बड़ा जो पेच फंसा हुआ है, उस पेच में जो बात देखी जा रही है वो ये है कि चंबल अंचल से सीटें भी निकाल के लानी है जी। और इसकी जिम्मेदारी जितनी ज्योतिरादित्य सिंधिया की है, जितनी बीजेपी की है, जितनी नरेंद्र तोमर की है, तो ये सब की उतनी ही शिवराज सिंह चौहान की है जी। ये सारी बातों को पूरी तरह से एक समन्वय बिठाने के लिए जो सबसे बड़ा झगड़ा चल रहा है इस समय, वो नगरीय विकास, पीडब्ल्यूडी, राजस्व, स्वास्थ्य, परिवहन, जल संसाधन, पीएचडी, वाणिज्यिक कर, आबकारी, स्कूल शिक्षा और महिला बाल विकास को लेकर है। और सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने कहा जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, उस दिन उन्होंने कहा एक पंचलाइन थी कि टाइगर जिंदा है जी। तो निश्चित रूप से इस राजनीतिक मायने सिंधिया किसी समझौते के मूड में नहीं आए हैं जी, भाजपा में आए हैं। सिंधिया बहुत स्पष्ट अपना एक विचारधारा लेके, स्पष्ट एक विचार लेके आए हैं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजनीति में कहीं मुख्यमंत्री के रूप में अपना दावा पेश करना है जी। अगर आप मध्य प्रदेश की राजनीति को पिछले 30-40 साल से देखेंगे तो बड़े बड़े नाम मध्य प्रदेश की राजनीति में विद्याचरण शुक्ल और श्यामाचरण शुक्ल के बाद बड़ी बड़ी जो एक खेप है जो मध्य प्रदेश की राजनीति से निकली है, लेकिन उमा भारती के बाद बाबूलाल गौड़ और उसके बाद जो एक शून्य था, उस शून्य को कहीं शिवराज सिंह चौहान ने भरा है पिछले 15 सालों में। तो बीजेपी को भी लगता है कि एक जो आइडल फेस है मध्य प्रदेश की राजनीति का, वो शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन अब सत्ता से भी बाहर कितना देर रहा जाए। तो वो कहीं एक व्यवस्था थी, व्यवस्था ये भी थी कि कैसे राज्यसभा में भी वर्चस्व बढ़े, तमाम चीजों को लेके मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बनाई। अब सरकार को स्थिर रखने के लिए चंबल अंचल की सभी 16-17 सीटों पर जीत कर आना है जी। यही सीटें बहुमत के लिए उपयोगी और वरदान साबित होंगी जी। तो इसी वरदान को बनाए रखने के लिए भाजपा के पास सिर्फ एक चारा है इस समय कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को 24 घंटे प्रसन्न रखे, 7 दिन प्रसन्न रखे, और उनकी प्रसन्नता के लिए जो भी कुछ हो सकता है वो सब किया जाए। और वही इस समय शिवराज सरकार कर रही है। अगर कोई पेच होगा तो निश्चित रूप से उस दाव में जो भी सियासी दाव होगा, मंत्रिमंडल के जो बंटवारा है, जो विभागों का बंटवारा है, उसमें जीत ज्योतिरादित्य सिंधिया की ही होनी है। सुनील जी, अच्छा त्रिशूल जी, आपसे एक बड़ा अहम सवाल लेना चाहूंगा। 230 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में, 114 या 116 सीटें जो है सरकार बनाने के लिए चाहिए। भाजपा के पास इस वक्त जो है 107 हैं, कांग्रेस के पास 92 सीटें हैं, 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस और भाजपा आगुओं से जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम 24 की 24 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। आपको पेंच कहां फंसता हुआ दिख रहा है? देखिए, जैसे मान लीजिए सावेर की सीट है, आप सावेर चलिए, इंदौर के पास एक जगह है सावेर जी, वहां से जो वहां पर जो टिकट मांग रहे हैं वहां पे तुलसी सिलावट थे, ठीक है, और वहीं से अब किसको आगे चुनाव जीतना है, बहुत सारे पेच हैं। वहां से जो गुड्डू भैया वो भी टिकट मांग रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि वहां ये तय करना है। राजेश सोनगर वहां पे जिला अध्यक्ष हैं, जो सिलावट से वो भी टिकट मांग रहे हैं, तुलसी सिलावट को भी टिकट मिलना है। डबरा की सीट है, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं। अब सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस से हारे थे भाजपा के जो नेता, 6-6, 5-5 हजार वोटों से जो हारे थे, उनके मन में गहरी टीस है। अब वो कांग्रेस के जो व्यक्ति हैं, जो विधायक हैं, वो भाजपा में आ चुके हैं जी। और अगर उनको टिकट मिला, निश्चित रूप से मिलना ही है। जैसे सिंधिया खेमे का वर्चस्व रहना है और कहीं राजनीतिक सियासी वरदान को अगर भाजपा अपने ऊपर बनाए रखना चाहती है तो वो करना होगा। तो उसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे रखना होगा, उनके जो प्रत्याशी हैं उनको टिकट देना होगा जी। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनको कैसे स्थिर करें। तो कहीं अब जब वो टिकट वोट मांगने जाएंगे तो वो किस मुंह से वोट मांगेंगे? एक तो पुराना भाजपा ही होगा, एक नया भाजपा ही होगा जी। और दूसरी तरफ उनके सामने कौन होगा? पुराना कांग्रेसी। तो नया भाजपा ही
और पुराना भाजपाई मिलके पुराने कांग्रेसी से लड़ेंगे तो उनका एक दाव मजबूत हो जाता है। लेकिन दाव कमजोर कहाँ होता है कि शिवराज की जो छवि है जो उन्होंने अपने आप को मध्य प्रदेश में मामा के रूप में प्रचारित किया, और कई बार वो चुटकियों में ये भी कह देते थे कि अपनी मामी को दे देना ये एप्लीकेशन, तो ये उनका एक जो अंदाज है सहज और सरलता का अंदाज, वो भारतीय राजनीति में अपने आप में एक उदाहरण बन के प्रस्तुत हुआ है। तो कहीं उनको टक्कर देने वाली बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि कांग्रेस के पास एक आइडियोलॉजी जो होनी चाहिए चंबल क्षेत्र में वो कहीं अब बहुत मुश्किल है। और चंबल क्षेत्र में जातीय वर्चस्व की कहानी है और निश्चित रूप से वोटर स्मार्ट हो चुका है, रूरल बेल्ट हो चाहे अर्बन बेल्ट हो, और फ्लैक्चुएशन ऑफ वोट है। कमिटमेंट वोटर जो है भाजपा का वो दो तरह का वोटर है। एक तो कमिटमेंट वोटर जो कांग्रेस का था वो कहीं टूटा है, कांग्रेस के जो विधायक हैं बीजेपी में आए हैं, तो फ्लैक्चुरेट वोट और कमिटेड वोट दोनों मिलके उसका आंकड़ा जीत का आधार तय कर देता है। इसीलिए कहीं बीजेपी बड़े दावे के साथ कह रही है कि 24 सीटों पर जीत दर्ज है, तो निश्चित रूप से कहीं 4-6 सीटों पर पेंच फंस सकता है, लेकिन 17-18 सीटों पे बीजेपी को इसमें यहाँ पे बढ़त मिल सकती है। 6-7 सीटों पे जहाँ बहुत वर्चस्व होगा, जातीय वर्चस्व होगा, व्यक्तिगत वर्चस्व होगा, या कहीं पे भाजपा ही चाहेगी कि व्यक्ति हार जाए अंदर खाने, तो वहां पे हार हो सकती है। या फिर लोकतंत्र में कुछ कहा नहीं जा सकता कि लोकतंत्र कब किसको तूफान बना दे, किसको दिया बना दे, लेकिन भाजपा आश्वस्त है शिवराज के चेहरे को लेकर, और इसीलिए उसे उम्मीद है कि यहाँ पर बहुमत सिद्ध कर लेंगे। लेकिन जो बड़े चेहरे भाजपा के साथ हैं, जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उसमें गोपाल भार्गव 8 बार से जीत के आते हैं, बुंदेलखंड का बड़ा दिग्गज चेहरा है, उनके लिए कोई समझौता करना शिवराज के बस की बात भी नहीं है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बस की बात भी नहीं है। यशोधरा राजे के नाम पे समझौता करना बहुत मुश्किल बात है। कैलाश सारंग के पुत्र विश्वास सारंग राजनीतिक विरासत में शिवराज के सबसे पसंदीदा एमएलए हैं, उनके लिए समझौता करना बहुत मुश्किल है। इमरती देवी 3 बार एमएलए रही है, सरल स्वभाव की है, सक्रिय सिंधिया समर्थक कही जाती है, चंबल का बहुत बड़ा दलित चेहरा है, मजबूत चेहरा है, उनके नाम पे समझौता करना बहुत मुश्किल है। मोहन यादव उज्जैन से आते हैं, धर्मेंद्र प्रधान और जेपी नड्डा दोनों के बहुत नजदीकी हैं, उनके नाम पे समझौता करना बहुत मुश्किल है। राज्यवर्धन सिंह, विजय शाह, ये बहुत सारे लोग हैं, जगदीश देवड़ा, ये बहुत सारे, बिसाहूलाल सिंह, ये बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम पे समझौता करना। भूपेंद्र सिंह शिवराज के बेहद करीबी गृह मंत्री रहे थे, इनके नाम पे कैसे समझौता किया जाएगा ये शिवराज को सोचना होगा, विनय सहस्त्रबुद्धे को सोचना होगा, सुहास भगत को रास्ता निकालना होगा। केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी तरीके से जिम्मेदारी दे दी है कि आप जो करना है कर लीजिए, लेकिन बहुमत सिद्ध करना है। और वो बहुमत कैसे सिद्ध होगा? वो सिद्ध होगा कि जब तक पूरी तरह सीटें जीत के नहीं आते हैं। तो यहाँ आपस में लड़ाई कुछ होनी नहीं है। लड़ाई अभी बीजेपी साइलेंट मोड पे है और सिंधिया को एक फेस बना के लड़ रही है। तो सिंधिया जो कहेंगे वो होगा, और जो भी दाव अभी सिंधिया चलेंगे उस हर दाव में सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत होनी है। जी अच्छा त्रिशूल जी, एक चीज और सामने आ रही है कि जैसे उपचुनाव को बीच जो है वो चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर किया जा रहा है, तो कमलनाथ कहते हैं कि हमने 20,23,000 किसानों का कर्ज माफ किया है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि कोई कर्ज माफी हुई नहीं। तो ये राजनीति का बार पलटवार का सिलसिला इन चुनावों में, उपचुनावों में जो है वो जो कांग्रेस ने काम किया है, जितने वक्त उसका कार्यकाल रहा, फिर सरकार बदली, तो उसका फायदा होता हुआ भाजपा को आपको दिख रहा है? देखिए, अगर आप भाजपा को इस समय की भाजपा देखेंगे तो वहां पे पदाधिकारियों से ज्यादा प्रवक्ता की फौज है, ठीक है, और उनका जो प्रचार प्रबंधन है वो इतना सशक्त है, इतना बिल्कुल सुप्रबंधित है कि जो पार्टी अपने एजेंडे को इतना सर्वोपरि मानती हो कि कोरोना के दौरान भी वर्चुअल रैलियां करके, और जिस तरह, देखिए इसकी निंदा की जा सकती है, लेकिन जब आप इसको देखेंगे कि एक पार्टी ने अपने एजेंडे को किस तरह से लागू किया ग्रास रूट लेवल पे, कि अपने कार्यकर्ताओं में उन्होंने ये एक संदेश भेजने की कोशिश की कि नहीं नहीं ठीक है, आपको कोई मतलब नहीं है कोरोना फैल रहा है नहीं फैल रहा है, ये सब इस पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन आप उपलब्धियों के आंकड़े जनता तक पहुंचाइए, उनको समझाइए। तो एक एजेंडे के आधार पर जो पार्टी चल रही है, जो एक कैडर बेस कहीं पे उन्होंने एक डिसाइड किया है कि इस कैडर बेस पे हमें रहना है, तो उसमें प्रचार प्रबंधन में भाजपा बहुत आगे है, और कांग्रेस को इस बात को समझना होगा कि प्रचार प्रबंध और जमीनी स्तर पर प्रबंध कैसे करना होगा। अगर कांग्रेस
6 से 8 सीटें भी निकाल के आती है इस बार, तो ये बहुत बड़ी विजय होगी कांग्रेस की। कहीं एक लोकतंत्र की उसकी एक स्थापना होगी कि कहीं उसने अपने कद को साबित किया है मध्य प्रदेश में। जी चलो त्रिशूल जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुछ अहम सवालों का जवाब देने के लिए। तो आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।